वेलकम डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एनसीईआरटी के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 2 अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं, आप डायरेक्ट शुरुआत कर रहे हैं, लेक्चर का टॉपिक जो है, लेक्चर की हेडिंग है, उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेक्चर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले अगर किसी बच्चे ने लाइट क्या होता है यह नहीं सीखा है और डायरेक्ट वो इस लेक्चर को देख रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लेक्चर को बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लेक्चर नंबर 1 लाइट क्या होता है ये जाकर देखें। आप सर्च करें लेक्चर नंबर 1 पुरोहित एकेडमी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट हेडिंग जब आप डालेंगे लाइट, आपको ये टॉपिक सर्च में मिल जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन दिया हुआ है, आई बटन जो दिया हुआ है वहां पर लिंक वहां पर अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके भी आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं आप लोगों से इस लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करूंगा, रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करूंगा, किस तरह से स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन होते हैं, मिरर कितने टाइप के होते हैं यह हम सीखेंगे, मिरर कितने टाइप के होते हैं और मिरर के ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के रूल क्या क्या होते हैं, किस तरह से ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, यह टॉपिक हम सीखेंगे। और इमेज फॉर्मेशन जैसा कि एनसीईआरटी में बताया हुआ है, इमेज फॉर्मेशन में पहले एनसीईआरटी में टेबल समझाई हुई, पर हम वैसी बात नहीं करेंगे, हम पहले इमेज फॉर्मेशन कैसे हुई है यह समझेंगे, और उसके लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए ज्योमेट्रिकल रूल, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये लगने वाले क्वेश्चंस, साइन कन्वेंशन, इसे समझने के लिए जो साइन कन्वेंशन होगा रिफ्लेक्शन मिरर के लिए, और मिरर फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, यह बात सीखने के बाद हम पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पर वर्कआउट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत बोर्ड पर चल के करते हैं और आगे समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो प्लास्टिक की बॉल से इस एग्जांपल को समझना। मैं एक प्लास्टिक की बॉल लेता हूं, उसको मैं जमीन पर इस तरह से हिट करता हूं, प्लास्टिक की बॉल ले, ऐसे हिट किया, प्लास्टिक की बॉल टकराई, टकराकर लौट गई। वापस सुनना, प्लास्टिक की बॉल लिया, प्लास्टिक की बॉल टकराया, टकराकर लौट गया, वैसे लाइट आई, वैसे लाइट आई। तो लाइट को मैं यहां पर रे के फॉर्म में बता रहा हूं, लाइट को मैं यहां पर किस फॉर्म में बता रहा हूं, रे के फॉर्म में बता रहा हूं, कि जो स्टार्ट फ्रॉम एक पॉइंट होती है और एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी होती है, एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी होती है। कलेक्शन ऑफ रेज जो होता है उसे हम बीम कहते हैं, कलेक्शन ऑफ जो रेज होता है उसे हम बीम कहते हैं। मतलब ये रे, इस तरह से इसकी रे, इस तरह से इसकी रे, इन सब का कलेक्शन बीम कहलाता है। तो जब भी मैं अब आपको लाइट के बारे में बात करूंगा, तो लाइट के बारे में बात करते समय बात ध्यान रखना, आई विल टॉक अबाउट लाइट रे। मान लो कोई सरफेस है, इस सरफेस पर लाइट आती है, टकराती है और लौटकर चली जाती है। सरफेस पर लाइट आती है, टकराती है, लौटकर चली जाती है। आना, टकराना और उसी मीडियम में चले जाना, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो ये सरफेस कैसी हो सकती है, जिस सरफेस से लाइट टकरा रही है, यह सरफेस दो तरह की हो सकती है, यह प्लेन हो सकती है, यह कर्व हो सकती है। नेचर के बारे में बात किया जाए, यह रफ हो सकती है, यह स्मूथ हो सकती है, यह रफ हो सकती है, यह स्मूथ हो सकती है। रफ का मीनिंग क्या? आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है? बोले हाँ सर न्यूज़पेपर पढ़ा है। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आप न्यूज़पेपर में आप अपना चेहरा देख सकते थे क्या? जवाब दीजिएगा मुझे, न्यूज़पेपर में आप अपना चेहरा देख सकते थे क्या? बोले नहीं सर, न्यूज़पेपर में अपना चेहरा नहीं देख सकते थे। लेकिन आप जब सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं, ब्रश करने से पहले जिस मिरर में जाके अपना चेहरा देखते हैं या मिरर के सामने खड़े होते हैं, वहां पर आप अपना चेहरा देख सकते हैं क्या? बोले हाँ सर। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, तब क्या हो रहा है? थोड़ा एक्टिविटी देखिएगा। न्यूज़पेपर
जैसे ही बल्ब स्टार्ट हुआ, लाइट है, लाइट आई, ट्रेवल की, लाइट आई, टकराई, टकराकर आपकी आंखों में गई, टकराकर आपकी आंखों में गई, आंखों में गई, आपको दिखने लगा। मिरर के केस में मिरर आपने रखा, मिरर से लाइट टकराई, टकराकर आपकी आंखों में गई, जैसे कि दीवार पे लगा हुआ था, लाइट आई, टकराई, आपकी आंखों में गई, आपको दिखने लगा। पर यहां आपको लेटर्स दिखे, वहां पर आपको अपना चेहरा दिखा। तो जब रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होता है, रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है, तो बनने वाले जो इसके इफेक्ट है वो अलग अलग महसूस हो रहे हैं। ये सरफेस जो मैंने आपसे अज्यूम की, इसे मैं प्लेन सरफेस कह रहा हूं। प्लेन सरफेस के साथ साथ हम कर्व सरफेस की बात भी कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द कर्व सरफेस। अच्छा, रफ सरफेस से क्या होता है ऐसा? जैसे कोई सरफेस है, मान लो कोई रफ सरफेस है, ठीक है, हम नहीं जानते कैसे, कोई भी सरफेस हो सकती है। लाइट आ रही है, अलग अलग जगह पर आ रही है, हो सकता है जाते समय इस तरह से टकरा के जा रही है। तो आने वाली लाइट हो सकता है पैरेलल हो, लेकिन जाने वाली लाइट पैरेलल नहीं होती, इंटरसेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ है तो जैसी लाइट आ रही है, आने के बाद जो लाइट जा रही है, आने वाली लाइट पैरेलल, जाने वाली लाइट पैरेलल। तो ये स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ या रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ? प्लेन सरफेस की हमने बात की, प्लेन सरफेस की हमने बात की। अच्छा, किसी रफ सरफेस को स्मूथ सरफेस कैसे बनाया जाए? खासकर हमें प्लेन सरफेस की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं? हम ग्लास लेते हैं, वी टेक द ग्लास। ग्लास लेने के बाद क्या करते हैं? ग्लास के ऊपर हम पीछे सिल्वर कलर पेंट करते हैं। व्हाट वी डू, हम ग्लास लेते हैं कोई थिकनेस का, उसके पीछे सिल्वर कलर करते हैं और उसके पीछे ऑरेंज कलर करते हैं। तो ये जो ग्लास है ये मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना मतलब क्या हुआ? लाइट का आना, टकराना, टकराकर लौटकर उसी मीडियम में चले जाना, क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये मान लीजिए सरफेस है, ये मान लीजिए मिरर है। मिरर पर लाइट आई, आने के बाद चली गई। मान लो आने वाली लाइट को मैंने आईओ कहा, जाने वाले को ओआर कहा। ये रहा आपके पास नॉर्मल। नॉर्मल के साथ आने वाली लाइट रे का बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जाने वाली लाइट रे का बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? एम डैश, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर एंगल ION, एंगल ION, जिसे मैं कह रहा हूं एंगल आई। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल NOR, एंगल NOR क्या है? एंगल R। ON क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। MM डैश क्या है? तो MM डैश मिरर है। MM डैश क्या है बच्चों? मिरर है। बच्चों ये बात देखी गई है, MM डैश मिरर, यहां से मिरर के हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल, ग्लैंसिंग एंगल, थीटा जी, ग्लैंसिंग एंगल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? प्रैक्टिकली ये बात देखी गई है, जिन्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझना, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि भाई जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा मतलब जितना एंगल ION होगा उतना ही एंगल NOR होगा, उतना ही एंगल क्या होगा? NOR होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर ये 30 डिग्री है तो जाने वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो जाने वाला एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अगर ये 80 डिग्री है तो जाने वाला एंगल भी कितना होगा? 80 डिग्री होगा। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। सर इसका मतलब क्या? देखो मैंने इंसिडेंट रे कहां पर बनाई? बोले बोर्ड पर। नॉर्मल कहां पर बनाया? बोर्ड पर। रिफ्लेक्टेड रे कहां पर बनाई? बोर्ड पर बनाई। वापस सुन लो, इंसिडेंट रे कहां बनाई? बोर्ड पर। नॉर्मल कहां बनाया? बोर्ड पर। रिफ्लेक्टेड रे कहां बनाई? बोर्ड पर। तो बोर्ड पर ही सब कुछ बना, सेम प्लेन के अंदर है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। अच्छा एक छोटी सी बात समझना, मान लो अगर ऐसा होता कि लाइट ऐसी आ रही है, मिरर नहीं होता, तो लाइट इस तरफ चली जानी चाहिए थी। आना इस तरफ था, चली जानी चाहिए थी। मैं इंसिडेंट रे को कह रहा हूं आने वाली रे,
रिफ्लेक्टेड रे को कह रहा हूं मैं जाने वाली रे। ये किसका पाथ हुआ? ये हुआ पाथ ऑफ आने वाली रे, ठीक है, आने वाली रे का पाथ हुआ, और ये हुआ पाथ ऑफ किसका? जाने वाली रे। तो भाई आने वाली रे और जाने वाली रे के बीच के इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। आने वाली रे का पाथ जो इस तरफ था और जाने वाली रे का पाथ जो इस तरफ है, उनके बीच के एंगल को हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देखो यहां पर अब ध्यान से, आई प्लस आर प्लस डेल, टोटल ये क्या बन रहा है? सर बोले 180 डिग्री बन रहा है। आप चेक कर लो, आई प्लस आर प्लस डेल क्या बन रहा है? आई प्लस आर प्लस डेल। सर बोले आई प्लस आर प्लस डेल 180 डिग्री बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल 180। नाउ बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें, किसके हिसाब से बात करें बच्चों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो हम लिख सकते हैं आई प्लस आई डेल दैट इज इक्वल टू 180। सो आप लिख सकते हैं डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i। तो जब भी अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की मदद से डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लो ये नॉर्मल है, ये 30 डिग्री है, जाते समय ये एंगल 30 डिग्री है, आपको ये निकालना है कि डेल कितना होगा। तो आई की वैल्यू चेक करो 30 डिग्री, डेल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 इंटू 30, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना हो चुका है? 120 डिग्री। अब देखिए जैसे मैंने कहा आपसे कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। वापस सुन लीजिएगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा मैं कह चुका हूं आप लोगों से। तो सोचो अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसा बनाना चालू करूं, ये 30-30 एंगल था, मान लो मैं दूर दूर ले जाता हूं तो एंगल बढ़ेगा, ये 60 और 60, और मान लो मैं पास लाता हूं तो एंगल ऐसा होगा। मान लो पास ऐसा लाया, बहुत पास कर दिया इसको मैंने, आने वाली रे जाने वाली रे, ये हो गया इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। भाई पास लाता जाऊंगा तो एंगल कम हो जाएगा और ऐसा ले जाऊंगा तो एंगल बढ़ता जाएगा। मान लो पास लाते 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 मैंने ऐसा कर दिया, मैं पास लाते 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 मैं और पास लेके आया, 5 डिग्री कर दिया, ये 5 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया आपके पास में? 5 डिग्री, ये भी 5 डिग्री। अब सोचना बच्चों, अगर आपने बिल्कुल इसको ऐसा कर दिया, मतलब नॉर्मल के अलोंग कर दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन क्या किया गया था भाई? आने वाली रे का नॉर्मल के साथ एंगल, आने वाली रे का नॉर्मल के साथ 5 डिग्री, और इधर कर दूंगा 3 डिग्री, और कर दूंगा 2 डिग्री, और कर दूंगा 1 डिग्री, 0 डिग्री। भाई आने वाला एंगल 0 हो गया तो जाने वाला एंगल भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और डेल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2i। डेल हो गया 180 माइनस 2 इंटू 0, मतलब आंसर कितना आया? 180। मतलब सर भाई आने वाली लाइट रे जिस पाथ पर आ रही है टकरा कर उसी पाथ पर जा रही है, मतलब आई तब इस तरफ नीचे की तरफ, और टकरा कर गई तब किस तरफ? टकरा कर गई तो टकरा कर गई है ऊपर की तरफ। देखिए यहां पे आने वाली लाइट रे नीचे की तरफ, इंसिडेंट रे नीचे की तरफ, टकराकर जो लौटी वो ऊपर की तरफ। तो आने वाली नीचे की तरफ, टकराकर लौटी ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। मैंने कहा था ना, आने वाली रे का पाथ और जाने वाली रे का पाथ, दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर 10th क्लास तक के लिए ये बातें सफिशिएंट है। बहुत सारी बातें 10th क्लास के बाद 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगी, और एहसान भी आप जब पढ़ने के लिए देखेंगे, जो सीरीज एहसान सीरीज जो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं या जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, अगर आप उसमें देखेंगे तो वहां पर मैं बहुत सारी बातें और एडिशनल डिस्कस करने वाला हूं। यहां के लिए इतना सफिशिएंट है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व मिरर या रिफ्लेक्शन बाय कर्व मिरर। तो रिफ्लेक्शन बाय कर्व मिरर क्या है? देखिए रिफ्लेक्शन बाय कर्व मिरर, इसमें बात ऐसी है
मान लो हमने क्या किया, कोई स्फेरिकल सरफेस लिया, हॉलो स्फेरिकल सरफेस, ग्लास का बना हुआ, ग्लास के बने हुए सरफेस को हमने यहां से पेंट कर दिया और इस वाले पोर्शन को कट कर दिया, ग्लास वाले पोर्शन को ऐसा लिया, हॉलो स्फेरिकल सरफेस, और इसके बाद यहां से ऐसा कट कर दिया। ये इसका इमेजिनरी सेंटर था जहां से कट किया। तो ये जो आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं कर्व मिरर, कर्व मिरर। तो ये जो कर्व मिरर है, दो तरह के कर्व मिरर है। इस वाले कर्व मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर, इस वाले कर्व मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर, और इस वाले कर्व मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखो यहां पर मुझे एक बात बताना, जब आप घर में मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप कौन सी वाली सरफेस के सामने खड़े होते हो, जिस पे पेंट किया है या जिस पे पेंट नहीं किया है? जिस पे कलर होता है उस पे खड़े होते हो उसके सामने, या जिस पे कलर नहीं होता उसके सामने खड़े होते हो? तो बोले सर जिस पे कलर नहीं होता है उसके सामने। तो देखो कलर राइट साइड है तो आप कहां खड़े होंगे? बोले सर लेफ्ट साइड। सर बोले हम खड़े होंगे लेफ्ट साइड। यहां पर बताओ मुझे पेंटिंग कहां पर है? राइट साइड। अभी भी आप कहां खड़े होंगे? सर लेफ्ट साइड। तो देखिए जैसे आप मिरर के सामने खड़े होगे तो होगा क्या? आप खड़े थे, आप खड़े थे, रूम के अंदर उजाला हुआ, बल्ब चला, आप पर लाइट आई, टकराई, टकरा कर मिरर पर गई, मिरर से टकरा के फिर से आप पर आई। तो यहां से सबसे पहले लाइट जा सकती है मिरर पर, लाइट जा सकती है मिरर पर। चलिए मिरर के कुछ टर्म समझते हैं। मिरर का एक टर्म होता है अपर्चर। अपर्चर मिरर का वो पार्ट जहां पर लाइट आ सकती है। जैसे घर में दरवाजा होता है, दरवाजा छोटा, छोटा इंसान घुस पाएगा या आपको झुक के घुसना पड़ेगा। दरवाजा बड़ा, बड़ा इंसान भी घुस सकता है जिसकी हाइट ज्यादा हो, और आपको झुकने की जरूरत नहीं है। तो मिरर का वो हिस्सा, वो पोर्शन जहां से लाइट एंटर कर सकती है उसे हम अपर्चर कहते हैं। द पार्ट ऑफ मिरर थ्रू विच लाइट कैन एंटर। एक टर्म डिफाइन किया जाता है पोल। पोल किसे कहते हैं? सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड पोल। अपर्चर का सेंट्रल पार्ट पोल कहलाता है। पोल को मैं पी से बता रहा हूं। एक टर्म और डिफाइन किया जाता है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी लाइन, अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस से पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वो इमेजिनरी स्फीयर जिसको हमने अज्यूम किया था, उसका सेंटर, उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। वो इमेजिनरी स्फीयर जिसका पार्ट मिरर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी टॉक अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या होता है भाई? P से लेके C तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच को डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम R से बताते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम किससे बताते हैं? R से बताते हैं। ठीक है, आप प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। लाइन ज्वाइनिंग टू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसी लाइन जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द लाइन विच ज्वाइन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करते हैं एक और टर्म की जो डिफाइंड होगा, आपको पढ़ने को मिलेगा, जिससे कहा जाएगा फोकस। क्या कहा जाएगा बच्चों? फोकस। तो फोकस क्या होता है, थोड़ा समझे इस बात को। फोकस क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास में मिरर है, दो मिरर। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। मैं कॉनकेव मिरर की मदद से आपको समझा देता हूं, एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। ये आपके पास में ये इमेजिनरी सरफेस, यहां से यहां तक कॉनकेव मिरर का हिस्सा, मैंने इसको हटा दिया। अब हमने क्या किया? अपर्चर बना दिया। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये P है,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस लाइट इंसिडेंट हुई, अगर कोई लाइट रे आती है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस जाती है तो टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। अगर पैरेलल लाइट रेज, इन पैरेलल लाइट रेज को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं पैरेक्सियल रेज। कौन सी रेज कहते हैं इसे? पैरेक्सियल रेज। जिस पॉइंट से टकराती है, टकराकर जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोकस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक कि सारी बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहां पर बेसिक टर्म समझने के बाद हमें दो बातें समझने की जरूरत है जो हम रिफ्लेक्शन बाय कर्व मिरर समझते समझेंगे। जैसे कि ये मिरर है ना, ये आपके सामने प्लेन मिरर है, मान लो आपके सामने कर्व मिरर, ये कॉन्केव मिरर है, ये आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हुए मान लो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, कर्व मिरर के सामने मान लो कोई खड़ा हुआ मान लो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, मान लो कर्व मिरर के सामने कोई खड़ा हुआ 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस मान लेता हूं। होगा क्या? इस पर्सन से लाइट रे ट्रेवल करेगी और ट्रेवल करके कहां पे जाएगी? तो बोले सर मिरर पे जाएगी। पर्सन से लाइट रे ट्रेवल करेगी, मिरर पे जाएगी, पर्सन से लाइट रे ट्रेवल करेगी, मिरर पे जाएगी। तो मिरर के लिए पर्सन क्या है? मिरर के लिए पर्सन ऑब्जेक्ट है। पर्सन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या हुआ? एनीथिंग विच इज सोर्स ऑफ लाइट फॉर मिरर। एनीथिंग विच इज द सोर्स ऑफ लाइट फॉर मिरर, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब देखो भाई, इस मिरर से ऑब्जेक्ट कहां पर है? लेफ्ट है या राइट है? इस मिरर से ऑब्जेक्ट कहां पर है? लेफ्ट है या राइट है? बोले लेफ्ट है। इस मिरर से ऑब्जेक्ट कहां पर है? लेफ्ट है या राइट है? लेफ्ट है। इस मिरर से ऑब्जेक्ट कहां पर है? लेफ्ट है या राइट है? तो लेफ्ट है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से लेफ्ट है, बराबर है, तो लाइट रे कहां पर आ रही है? राइट आ रही है। ऑल डिस्टेंस जो भी आप मेजर करोगे ना, वही ध्यान रखना, ऑल डिस्टेंस will be measured from mirror, will be measured from mirror। सारी के सारी डिस्टेंस जो आप मेजर करोगे वो कहां से करोगे? मिरर से करोगे। और इन शॉर्ट अगर कहा जाए कर्व मिरर हो तो कहां से करोगे? पोल से करोगे। अच्छा, पोल से, ये रहा पोल, ये रहा पोल। अच्छा, पोल से अगर मुझे ऑब्जेक्ट के पास जाना है, पोल से मुझे अगर ऑब्जेक्ट के पास जाना है तो मैं इधर जाऊंगा, पोल से मुझे ऑब्जेक्ट के पास जाना है तो मैं इधर जाऊंगा। तो यहां P से लेकर B तक डिस्टेंस जो है उसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना है इस केस में। बोले सर 30 सेंटीमीटर है। यहां P से B तक का मैग्नीट्यूड देखिए कितना है? P से B तक का मैग्नीट्यूड देखिए कितना है? तो बोले सर 30 सेंटीमीटर के प्लेस पे आप 40 सेंटीमीटर है। इट इज 40 सेंटीमीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, लाइट रे आ रही थी राइट, आप जा रहे थे लेफ्ट, आप इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहे थे या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहे थे? बोले सर हम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहे थे। जब भी आप अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट जाओगे तो इसे नेगेटिव लेना। लाइट गई राइट, पोल से ऑब्जेक्ट तक पहुंचना था, आप अपोजिट टू डायरेक्शन टू लाइट गए, अपोजिट टू लाइट रे नेगेटिव लेना। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड, मेरा एक स्टेटमेंट और याद रखना, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of light, in the direction of light, उन्हें क्या लेंगे आप? पॉजिटिव। एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, उसे क्या लेंगे आप? नेगेटिव लेंगे। देखो ये मिरर, इससे आपको, मिरर से आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तक जाना है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो आप क्या लेंगे? -10 सेंटीमीटर। और बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को u से बताया जाता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे बताया जाता है? u से बताया जाता है। तो अगर u की वैल्यू नेगेटिव है, u की वैल्यू नेगेटिव है, u की वैल्यू नेगेटिव है,
हो गया, u की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अगर u की वैल्यू नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। बच्चों ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग विच इमिट द सोर्स, एनीथिंग विच इमिट द लाइट और विच इज द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, रियल, दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल। जिस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर नेगेटिव होता है उसे हम रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर पॉजिटिव होता है उसे हम कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। वापस देखना, मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात भी बताना चाहूंगा। ये लाइटर है, लाइटर ऐसे आई। अच्छा ये है कॉनकेव मिरर, ये आपके पास में प्लेन मिरर है। कॉनकेव मिरर, ये प्लेन मिरर। ये एक और मिरर देखिए ध्यान से, कॉनकेव मिरर, यहां से लाइट रे ऐसी आ रही है, और ये रहा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, लाइट ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है, टकरा रही है। ठीक है, आप समझना क्या हुआ भाई। ये जो लाइट रे आ रही है इनका नेचर कैसा है, कॉन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है। ये जो लाइट रे आ रही है इनका नेचर कैसा है, कॉन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, तो कॉन्वर्जिंग नेचर है। इन लाइट रे का नेचर कैसा है बच्चों, कॉन्वर्जिंग नेचर है। और ये जो लाइट रे है आपके सामने ये वाली, ये डाइवर्जिंग नेचर है, ये डाइवर्जिंग नेचर है। तो जब भी रियल ऑब्जेक्ट होता है तो वो डाइवर्जिंग नेचर की लाइट रे शो कर रहा होता है, और इससे आने वाली लाइट रे क्या होती है, कॉन्वर्जिंग। तो बताइए, कॉन्वर्जिंग मतलब पास आने वाली रे, और डाइवर्जिंग मतलब दूर जाने वाली रे। ये रेज पास आने वाली है, ये रेज पास आने वाली है, और ये रेज तो दूर जाने वाली है। देखो इनको आप पकड़ के पीछे खींचो, ऐसा पकड़ के खींचो, तो इनका सोर्स फिक्स मिल रहा है क्या, कहां से आ रही है, पीछे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। लेकिन आप इनको पकड़ के खींचो तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं। इनको पकड़ के खींचो, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका उल्टा, पोल, ये रहा आपके पास में पोल। अच्छा लाइट जा रही है राइट, आपको पोल से ऑब्जेक्ट पे आना है तो आप ऑपोजिट जा रहे हैं, तो यू देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव। लाइट जा रही है राइट, यहां पे ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां पर मीट कर रहा है, तो आपको पोल से कहां जाना पड़ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बताया था मैंने, यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। यहां लाइट जा रही है राइट, मिरर से आपको आना पड़ रहा है लेफ्ट, तो यू क्या लेंगे, नेगेटिव। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं, मिरर से अपोजिट साइड तो नेगेटिव, मिरर से अपोजिट साइड नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। हर पर ये राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला फंडा जो है ना, इसमें कंफ्यूजन की संभावना बनी रहती है। तो आप चाहें तो कन्वेंशन ये ज्यादा बेहतर यूज कर सकते हैं कि लाइट की डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव लेंगे, लाइट से ऑपोजिट आएंगे तो नेगेटिव लेंगे। अब ये तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट बता दिया। ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक टर्म और इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं बच्चों, इमेज। सो इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है, यहां पर एक टर्म बताना पड़ेगा मुझे। इमेज को हम क्या कहते हैं, इमेज को हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूं तो अब रिफ्लेक्टेड रे यूज कर रहा हूं, और जब रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो रिफ्रैक्टेड रे यूज करूंगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज। जैसे ये मिरर था, यहां पे लाइट आई, टकराई, टकरा कर लाइट लौट गई। आने वाली लाइट रे कौन सी थी, ए बी। टकरा कर लौटने वाली लाइट रे सी डी, और उनका इंटरसेक्शन हुआ जो ये पॉइंट है, ये आ गया आई। आई मतलब इमेज। वापस समझना, ये मान लो मिरर है, ये लाइट रे ऐसी गई, आने वाली लाइट रे ए बी, टकरा कर लाइट लौटी, ये सी डी। अच्छा लाइट रे टकरा कर लौट गई सी डी, क्या ये दोनों आपस में मिलेगी सी डी कभी, विल दिस सी डी मीट, क्या वापस से मिल रही, बोले नहीं मिलेगी। जो टकराने के बाद वापस से खुद नहीं मिलती है
ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। और जब टकराने के बाद खुद से मिल जाए अपने आप से तो हम इसे रियल इमेज कहते हैं। आपको एनसीईआरटी में बात मिलेगी, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सके रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। अब देखो यहां पे ऐसा लग रहा है इधर से आने वाली लाइट रे इधर से आने वाली लाइट रे की जैसे कि यहां से आ रही हो, ये हो गया इसका इमेज पॉइंट। तो हम कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। नाउ एक टर्म डिफाइंड होता है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। क्या टर्म डिफाइन होता है थोड़ा समझने पे ध्यान देना। देखो एनसीईआरटी में ज्योमेट्रिकल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले पढ़ाए गए, मिरर फॉर्मूला बाद में पढ़ाया गया। मेरे पढ़ाने का तरीका इस तरह से कि मैं आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, मैग्निफिकेशन पहले पढ़ाऊंगा और उसके माध्यम से आपको हम ज्योमेट्रिकल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे हम बात करेंगे। हालांकि दोनों बातें सेम ही है। ज्योमेट्रिकल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले पढ़ोगे तो आप बार बार पूछोगे ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया। चलिए समझते हैं इस बात को। भाई ये मिरर आपके सामने है, ये कौन सा मिरर है? तो सर बोले कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर का पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, ये आपके पास में अपर्चर था, मैं अपर्चर को कह देता हूं ए बी। मान लो ये हो गया ए बी, पी क्यू मान लेते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू बताया जाता है और इमेज डिस्टेंस को वी से बताया जाता है। इमेज डिस्टेंस को वी से बताया जाता है। यू को क्या कहा जाता है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। टकराने के बाद जो बन रहा था ना अभी, उसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। एफ को क्या कहते हैं? तो फोकल लेंथ। एफ को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। आर को क्या कहते हैं? तो मैं कह रहा हूं आर को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर को क्या कहा जाता है? तो वापस सुनना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ मिरर, इन सब में एक रिलेशन होता है, एफ इक्वल टू आर बाय टू। पहले तो ये बताया जाता है एफ इक्वल टू आर बाय टू। और एक रिलेशन और होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा सोचो अगर ऑब्जेक्ट सामने हो और लाइट रे ऑब्जेक्ट से ऐसे जा रही हो तो आपको पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फोकस पे आना पड़ेगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट आओगे, ऑपोजिट डायरेक्शन लाइट आओगे? सर बोले ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब भी कॉन्केव मिरर होगा तो कॉन्केव मिरर के लिए आर नेगेटिव होगा, एफ नेगेटिव होगा। और ये याद रखना, कॉन्केव, केव मतलब कैविटी, कैविटी मतलब नेगेटिविटी। केव मतलब कैविटी, कैविटी मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिविटी फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। पर सोचो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर या कॉन्वेक्स मिरर होता, कॉन्वेक्स मिरर होता, कॉन्वेक्स मिरर होता तो ऐसा होता। ये इसका पोल होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, इमेजिनरी फोकस होता। मान लो ऑब्जेक्ट इस तरफ होता, ऑब्जेक्ट इस तरफ होता। देखिए स्टूडेंट यहां पर कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर के केस में समझिए, ये कॉन्वेक्स मिरर, इसका पोल ये रहा, फोकस ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। कॉन्वेक्स मिरर से ए बी ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, हमने आने वाली लाइट रे ऐसे आएगी क्योंकि आप पेंटेड पार्ट से अपोजिट खड़े रहते हैं। आप हमेशा पेंटेड पार्ट से अपोजिट खड़े रहते हैं। पेंटेड पार्ट से कहां रहते हैं? अपोजिट खड़े रहते हैं। पोल से इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, देखो फोकस की तरफ गए, सी की तरफ गए, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो पी एफ पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में आई? अब यह समझने के बाद देखो बेटा, एक टर्म और यहां समझने की जरूरत है, टर्म है मैग्निफिकेशन। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं, आपकी हाइट 5 फीट है, 5 फीट, और मिरर में खड़ा होने के बाद ऐसा लगता है कि 60 फीट के दिख रहे हैं आप, या 50 फीट के दिख रहे हैं, 50 फीट के। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी हाइट कितने टाइम्स बड़ी मिली आपको? आप 5 फीट के थे
कॉन्केव मिरर के सामने खड़े हुए 50 फीट के नजर आ रहे हैं, 50 फीट के अगर आप नजर आ रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन है बताइए आपकी हाइट कितने गुना बढ़ी? तो आपका जवाब आएगा 10 टाइम्स। तो निकाला कैसे? तो निकाला ऐसे, मैग्निफिकेशन वर्ड ऐसे बोला हुआ है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिसे आपने कहा था 50 डिवाइड बाय 5, तो आपने बताया 10 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया जाता है हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज भी कहते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे HI अपॉन HO, इसे -V/U लिखा जाता है। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, पिछला डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में नहीं था। पर हमेशा याद रखें कि अगर मैग्निफिकेशन मॉड m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तब जब भी इमेज बनेगी तो आप इसे कहेंगे इनलार्ज इमेज। यहां देखो क्या हुआ, यहां 10 आया तो 10 ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? बोले सर ग्रेटर देन 1 है, तो इमेज का नेचर कैसा है? तो एनलार्ज है। m लेस देन 1 आया तो इमेज का नेचर कैसा है? तो इमेज का नेचर है डिमिनिश्ड। मॉड m इक्वल टू 1 है तो हम क्या कहेंगे? इमेज का नेचर कैसा है? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों एक है। क्यों सर, ऐसा क्यों? भाई m की वैल्यू 1 कर दो, m की वैल्यू 1 कर दोगे तो HI अपॉन HO क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है। बेटा जब भी ऐसा हो कि आपसे यह कहा जाए प्रॉब्लम सॉल्व करते समय नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इमेज, अगर m की वैल्यू सॉल्व करने पर नेगेटिव आती है, क्या आती है बेटा? नेगेटिव आती है, तो आप समझना कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है। m की वैल्यू जब भी पॉजिटिव आए तो आप समझना वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी। इरेक्ट मतलब सीधी, जैसे आप मिरर में खड़े होते हैं, प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर में खड़े होते समय क्या होता है? आपका सिर अगर ऊपर है तो मिरर में भी ऊपर ही नजर आता है ना, कि मिरर के सामने गए और आपका पैर ऊपर नजर आ रहा है, सिर नीचे नजर आ रहा है, ऐसा होता है क्या? तो नहीं होता है। इसी को कहते हैं इरेक्ट होता है, सीधा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा मतलब खड़े थे पैर पर, लेकिन आपको पैर ऊपर नजर आ रहे हैं, सिर नीचे नजर आ रहा है, तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। रियल मतलब वास्तविकता में होगी, रियलिटी में होगी, स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगी। बेटा ये मैग्निफिकेशन की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैग्निफिकेशन का एक छोटा सा रिलेशन और याद रखिएगा, वो रिलेशन क्या है ये भी बता देता हूं। देखो मैं कह रहा हूं 1/f 1/v प्लस 1/u, m इक्वल टू होता है -v/u, होता है ना। मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -v/u -v/f, ये -1, ये m आ जाता है, तो m कितना आता है? देखो 1 -v/f, m इक्वल टू आया f -v/f। ये मैं बॉक्स में पैक कर रहा हूं, इसे याद रखना, f -v/f, f -v/f। एक और बात याद रखना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दोनों तरफ -u से मल्टीप्लाई कर दो, -u/u -u/v -u/u। अब देखो बेटा m इक्वल टू -v/u होता है, तो -u/v इक्वल टू 1/m लिखा जा सकता है, -u/v इक्वल टू 1/m लिखा जा सकता है। देखो वापस, m इक्वल टू -v/u, तो -u/v 1/m, -u/f 1/m -1 1/m इक्वल टू 1 -u/f, f माइनस u/f। सो m कितना आ चुका है? f/f -u। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक है f -v/f और एक है f/f -u। While applying this formula, sign convention should be always used. While applying this formula, sign convention should be always used. ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए मैं स्क्रीन पे ले चलता हूं, स्क्रीन पे ले चल के आपको थोड़ा समझा देता हूं कि आखिर किस तरह से हम समराइज करते हैं कि एनसीईआरटी की किताब में जो बातें बताई गई कहां पर बताई। देखिए स्टूडेंट, जो स्क्रीन पर हमने सीखा वो क्या क्या सीखा, थोड़ा देख लें ध्यान से। आपने और हमने स्क्रीन पर स्फेरिकल मिरर के बारे में सीखा। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, दो तरह के बताए गए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सीखा। उसके बाद में इसकी जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, कौन कौन से डेफिनेशन हमने ये सीखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर क्या होता है।
उसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में सीखा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को सीखने के बाद में आप और हमने फोकस पॉइंट के बारे में सीखा। फोकस पॉइंट के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखो कि लाइट जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और जिस पॉइंट से पास होती है मैक्सिमम लाइट, उन सारे पॉइंट्स को हम जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उस कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप और हम क्या कहते हैं, तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम फोकस कहते हैं। ये लाइट रे SCI, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम फोकस कहते हैं, ठीक है। वापस से वही वाली कहानी कि लाइट आई, लाइट आकर टकराई, टकराने के बाद जब लाइट जिस पॉइंट से आती हुई नजर आ रही है, टकराने के बाद आती हुई नजर आ रही है, उस पॉइंट को हमने कौन सा पॉइंट कहा था, हमने उस पॉइंट को फोकस कहा था, ठीक है बच्चों। ये बात मैं बता चुका हूं आपको बोर्ड पे। नाउ इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इमेज फॉर्मेशन, ये देखिए हमने क्या पढ़ा, ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सारे पोल से डिस्टेंस मेजर होगी। आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं, डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट, तो उसे नेगेटिव बताया गया है, डिस्टेंस टुवर्ड राइट बताया गया पॉजिटिव। तो मैंने दो तरह से बताया, लेफ्ट गए पॉजिटिव नेगेटिव, राइट गए पॉजिटिव। एक तो ये बताया, दूसरा बताया इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट, अच्छा हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से जब भी पॉजिटिव होगी तो वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, भाई जब भी वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट ऊपर की तरफ बनता है तो क्या कहते हैं, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस के नीचे की तरफ बनता है तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो पहली बात ये, ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है इसके सामने, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे ट्रेवल की, ट्रेवल करके लाइट रे इस तरफ गई तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस हो गया। पोल से इधर की तरफ गए, अपोजिट टू द लाइट, इंसिडेंस से अपोजिट हो गए, ये हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट हो गया। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव लेना, इधर नेगेटिव लेना। ये वाई एक्सिस का जब भी पार्ट है, मैंने बताया था, वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट की तरफ पॉजिटिव, वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट की तरफ नेगेटिव। ये बात आप और हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद आपने और हमने मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, मैग्निफिकेशन टर्म, मैग्निफिकेशन टर्म को देखो क्या कहा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हमने -v/u के टर्म में भी डिफाइन किया। उसके बाद हमने दो एडिशनल फॉर्मूले और सीखे और समझे, ठीक है बच्चों। तो यहां तक मैं आप लोगों को बातें डिस्कस कर चुका हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आप और हम पढ़ रहे हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं जो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर होती है, या हम ये कह लें ज्योमेट्रिकल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के ज्योमेट्रिकल रूल क्या है, इसके बारे में हम देख रहे हैं, किस तरह से ज्योमेट्रिकल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे। देखिए मैं यहां पर ही डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से, इसी लेक्चर के अंदर कर लेता हूं। देखो सबसे पहली बात ये समझना बच्चों, जब भी कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और मिरर पे स्ट्राइक होती है और जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये एफ जो कहला रहा है, ये देखो एफ, इसे फोकस कहा गया, इसे क्या कहा गया, फोकस कहा गया। अब देखो लाइट आई कॉनकेव मिरर पर, कॉन्वेक्स मिरर पे आई, कॉन्वेक्स मिरर पर आकर लाइट टकराई, टकरा कर लाइट इस तरफ गई। अब ये जो लाइट जा रही है अगर आप पीछे पीछे एक्सटेंड कर देते हैं यहां पर, तो जिस पॉइंट से आती हुई नजर आ रही है वो फोकस कहलाएगा। कंडीशन क्या है कि आने वाली लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, आने वाली लाइट, ये देखिए ये आज पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, आने वाली लाइट कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आइए आप देखिए ऐसा है कि जब भी कोई लाइट फोकस से पास होती हुई मिरर पर टकराती है तो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। जब भी कोई लाइट फोकस से होती हुई या मिरर पर टकराती हुई फोकस पर आती हुई टकराती है, ये देखो यहां पर, तो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। अब देखिए अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर पर टकराती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर पर टकराती है, तो टकराने के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही जाती है। ये क्यों होता है मैं बताऊंगा बोर्ड पर। लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग होती हुई, लाइट ऐसी आई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग, तो टकराकर उसी पाथ के अलोंग लौटती है। क्यों लौटती है मैं बोर्ड पर चलकर डिस्कस करूंगा। अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर, या ऑप्टिकल सेंटर नहीं, अगर कोई लाइट
मिरर के पोल पर टकराती है, जिस एंगल पर टकराती है उसी एंगल से लाइट वापस से लौट कर जाती है। जिस एंगल से पोल पर टकराती है उसी एंगल से लाइट वापस से लौट कर जाती है। ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे, बोर्ड पे जरूर डिस्कस करूंगा। देखो बच्चों, मैं यहां पर आपको अभी जो मैंने स्क्रीन पे डिस्कस किया उसके बारे में बात कर रहा हूं। देखो कॉनकेव मिरर, पहली बात समझना, मैंने क्या बताया, लाइट जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो जिस पॉइंट से पास होगी उसे हम फोकस कहेंगे। ये बात मैंने डिस्कस की। सेकंड क्या डिस्कशन किया कि भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर से थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये पोल है बच्चों, मैंने डैश लाइन से बताया हुआ है। तो देखो जब मैं ये ज्वाइन कर रहा हूं, ये डैश लाइन ज्वाइन करता जा रहा हूं, तो मुझे एक बात बताइएगा, सपोज मैं इसे लेता हूं C, इसे ले लेता हूं मैं A, इसे ले लेता हूं मैं B, तो मुझे ये बताइए C से A, C से P और C से B, C से A, C से P और C से B, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R R R। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूं, किसी भी रेडियस का कर्वेचर से बनने वाला एंगल कितना होता है? किसी भी रेडियस का टेंजेंट से बनने वाला एंगल कितना होता है? तो आप सब जानते हैं 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना 90 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, 90 डिग्री जब होता है यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब देखो ये वाला ये भी परपेंडिकुलर, ये वाला ये भी परपेंडिकुलर, एंगल कितना 90, एंगल कितना 90, एंगल कितना 90। क्लास में रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि अगर कोई प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर आएगा, I0 होगा, तो वापस उसी रास्ते पे लौट के जाएगा। अगर प्लास्टिक की बॉल ऐसी आएगी तो टकराकर लौटकर फिर से जाएगी। प्लास्टिक की बॉल ऐसी आएगी, टकराकर लौट के जाएगी। बता चुका हूं बात, प्लास्टिक की बॉल आएगी, टकराकर लौट कर जाएगी। तो मुझे बताइए क्या हुआ? हुआ ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपके पास पोल, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर PC। अब ये रहा आपके पास में नॉर्मल, नॉर्मल मतलब यहां से बनना एंगल 90 डिग्री। अब सोचो अगर लाइट रे C से होती हुई मिरर पर परपेंडिकुलर आती है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, ये देखो 90 डिग्री एंगल, तो जिस रास्ते पे आएगी उसी रास्ते पे जाएगी। आते समय इस रास्ते पे, जाते समय इस रास्ते से, आते समय इस रास्ते से। मतलब क्या? अगर कोई लाइट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे टकराती है, अगर कोई लाइट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे टकराती है तो टकराने के बाद वापस वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। अगर कोई लाइट रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो टकराने के बाद अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। एक और तरीका देखो, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई पास होती हुई मिरर से टकराती है, मतलब कितने एंगल पे टकरा रही है? 90 डिग्री पे, तो वापस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती हुई जाती है। एक और बात जो यहां समझने वाली है, समझने वाली बात क्या है देखिएगा। अभी मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की, ये हो गया आपके पास में पॉइंट P, ये हो गया आपके पास में C। ठीक है, अब हुआ क्या, ये मैंने जो ड्रॉ किया ये हो चुका है सरफेस पे नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से जब पढ़ाया मैंने, तो प्लेन मिरर से पढ़ाते समय मैंने क्या बताया कि मान लो अगर लाइट 30 पे आ रही है नॉर्मल के साथ तो 30 पे जाएगी नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ। ये रहा नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि ये हो गया परपेंडिकुलर, ये पॉइंट P, ये पॉइंट C, ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल के साथ अगर लाइट रे 30 डिग्री एंगल पे आएगी तो 30 डिग्री एंगल पे जाएगी। नॉर्मल के साथ होते हुए लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पोल पर लाइट टकराती है जिस एंगल पर, तो लौटते समय उतने ही एंगल पर जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर को मैथमेटिकली समझने के बाद उससे रिलेटेड सारे डायग्राम्स को हम समझेंगे कि डायग्राम किस तरह से बनते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।